अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर कुछ मज़ीद CSS की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और पेज सेक्शंस क्या होते हैं और इंट्रोडक्शन टू लेआउट्स वगैरह किस तरह से आपको डिज़ाइन करेंगे, इसको थ्योरेटिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसको। लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपने देखा होगा कि अगर हम एक H1 की प्रॉपर्टी H1 को एज ए सेलेक्टर लेते हैं तो आपके जितने भी H1s हैं सब के ऊपर एक वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। नाउ व्हाट इफ़ कि आप किसी एक टैग ओनली एक H1 को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो कैसे होगा? या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 टैग्स हैं उनमें से 4 के ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो कैसे होगा? या CSS के कुछ रूल्स को आप रीयूजेबल बनाना चाह रहे हैं तो उनको कैसे करेंगे? तो आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले है आईडी का एट्रीब्यूट। आप अपने टैग्स के अंदर आईडी का एट्रीब्यूट दे सकते हो, जिस तरह यहाँ पे पैराग्राफ को आईडी का एट्रीब्यूट मिशन दिया गया है। तो इस आईडी का जो एट्रीब्यूट है इज इक्वल टू मिशन, इसने एक्चुअली कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना, लेकिन ये आपके टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होगा लेटर ऑन इन जावास्क्रिप्ट आल्सो और CSS के अंदर भी। तो आईडी का जो एट्रीब्यूट है ये आपके पूरे पेज के अंदर यूनिक होना चाहिए। यूनिक जिस तरह आपके डेटाबेस के अंदर टेबल का आईडी होता है तो आपको वो यूनिक होता है, तो इसी तरह इसको भी यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं है, फॉर एग्जांपल 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स का आईडी का एट्रीब्यूट आपने सेम कर दिया है तो CSS के अंदर इशू नहीं आएगा, लेकिन लेटर ऑन जावास्क्रिप्ट के अंदर इशू आएगा। अच्छा, आईडी का जो एट्रीब्यूट है ये बड़ा स्पेशल एट्रीब्यूट है। ये आपके टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए पेज के ऊपर यूज़ होता है। आपके HTML के टैग्स की जो हायरार्की है उसके अंदर से यूनिकली एक टैग को पिक करने के लिए हम आईडी का एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं। इसके यूजेजेस क्या हैं? इसके यूजेजेस ये हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपने एक आईडी का एट्रीब्यूट डाउनलोड्स रखा हुआ है, वो किसी पैराग्राफ का है या किसी H1 का है, H2 का है, किसी टैग का आईडी का एट्रीब्यूट अगर डाउनलोड्स है तो अगर आप अपने URL के एंड पे हैशटैग डाउनलोड्स लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका पेज जब ओपन होगा तो वो फोकस करेगा, पेज ओपन होने के बाद नेविगेट करेगा और उस सेक्शन को फोकस करेगा, उस एरिया को जिस टैग के आईडी के एट्रीब्यूट डाउनलोड्स है। ये आपने विकिपीडिया के ऊपर देखा होगा कि जब इन लाइन पेज के अंदर अगर नेविगेशन जब आपको करनी होती है तो उसके लिए फिर हम टैग का आईडी दे देते हैं और उस टैग के आईडी को देने के बाद हम अपने URL के अंदर हैशटैग लगा के उस टैग का आईडी दे देते हैं आगे डाउनलोड्स फॉर एग्जांपल है या मिशन है। मिशन अगर किसी टैग का आईडी है तो वो नेविगेट करके उसके ऊपर चला जाएगा। एक यूज़ तो इसका ये है। दूसरा यूज़ क्या है? दूसरा यूज़ ये है कि स्टाइलिंग के अंदर अगर आप हैशटैग और उसके बाद मिशन, फॉर एग्जांपल आपने किसी टैग का आईडी का एट्रीब्यूट मिशन रखा हुआ है तो ये सेलेक्टर उस टैग के ऊपर अप्लाई होगा जिस टैग के आईडी का एट्रीब्यूट मिशन है, उसके अलावा ये किसी दूसरे टैग के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आपने किसी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है इन CSS तो उसके आईडी का एट्रीब्यूट दें, जो मर्जी दे दें, अंडरस्कोर के साथ मल्टीपल लेटर्स भी दे सकते हैं, स्पेस नहीं आएगी उसमें, और हैशटैग के साथ उसका नाम लिख दें जो भी आपने आईडी का एट्रीब्यूट दिया हुआ है, उसको प्रॉपर्टीज़ दे दें। ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी सिर्फ उस टैग के ऊपर जिस टैग के आईडी का एट्रीब्यूट जो है वो मिशन है। फॉर एग्जांपल अगर मिशन आपने दिया हुआ है तो ये सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा जाके। एलिमेंट्स एक्सप्लिसिटली भी स्पेसिफाई हो सकते हैं, लाइक P हैशटैग मिशन से मुराद ये है यहाँ पे कि आपका एक ऐसा टैग जिसके आईडी का एट्रीब्यूट मिशन है लेकिन अगर वो पैराग्राफ है तब, अदरवाइज ये जो स्टाइल है ये अप्लाई नहीं होगा। तो आप उसको बहुत स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली भी दे सकते हैं कि सिर्फ इस टैग को आपने कैप्चर करना है जाके। अगर आप चाह रहे हो कि आपके स्टाइल्स जो हैं वो कुछ सिलेक्टेड मोर देन वन, या एक टैग भी हो सकता है, वन और मोर, उनके ऊपर अप्लाई हो, लाइक 3 पैराग्राफ्स हैं उनमें से आप नेक्स्ट 2 के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं,
दो के ऊपर और एक के ऊपर आप कुछ और स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आईडी की जगह पे आपने क्लास का एट्रीब्यूट यूटिलाइज करना है। क्लास अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहे लेकिन कुछ को आपने सेलेक्ट करना है और कुछ को सिलेक्ट नहीं करना है, तो फिर आप क्लास का एट्रीब्यूट जो है वो देंगे। जिस तरह यहाँ पे पहला पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ को हमने क्लास का एट्रीब्यूट शाउट दिया हुआ है, तो दूसरा दो पैराग्राफ जो हैं उनके क्लास का एट्रीब्यूट स्पेशल है। तो आपने अगर HTML के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है क्लास इज इक्वल टू स्पेशल, क्लास इज इक्वल टू स्पेशल एंड क्लास इज इक्वल टू शाउट, तो क्लास को हम डॉट से आइडेंटिफाई करते हैं। डॉट स्पेशल इसका मतलब ये होगा कि वो वाला टैग जिसके क्लास का एट्रीब्यूट स्पेशल है, सिर्फ उस टैग के ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई करना है। और स्पेशल अगर आप देखें तो स्पेशल दो टैग्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है। तो सेकंड और थर्ड जो पैराग्राफ है उनके ऊपर आपका जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। स्टाइल अगर हम देखें तो स्पेशल का बैकग्राउंड कलर येलो है और फॉन्ट वेट उसका बोल्ड है। तो आपका जो पहला पैराग्राफ है, दूसरे दोनों जो पैराग्राफ्स हैं उनके ऊपर आपके जो सेकंड और थर्ड वन वाला है वो बैकग्राउंड येलो हो चुका है और फोरग्राउंड उसका और फॉन्ट वेट जो है वो उसका बोल्ड हो चुका है। तो पी डॉट शाउट का मतलब ये कि वो वाला टैग जिसकी क्लास का एट्रीब्यूट शाउट है लेकिन वो एक पैराग्राफ है। अगर पैराग्राफ के साथ कोई दूसरा टैग आता है और उसकी क्लास भी शाउट है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो शाउट को हमने कलर ऐड कर दिया है और उसका फॉन्ट फैमिली जो है वो कर्सिव कर दिया है। तो ये जो पहले वाला पैराग्राफ है इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा क्योंकि वो एक पैराग्राफ है और साथ में वो उसकी क्लास का एट्रीब्यूट जो है वो शाउट सेट किया हुआ है। इसको थोड़ा और एडवांस लेवल के ऊपर अगर हम ले जाएं तो ये कोड अगर आप चेक करें तो सेम रिमेंबर के स्पेशल से मुराद हमारी है बैकग्राउंड कलर येलो और फोरग्राउंड कलर बोल्ड। तो जो स्पेशल है सेकंड पैराग्राफ, ये वाला जो पैराग्राफ है ये इसका बैकग्राउंड कलर येलो है और फोरग्राउंड कलर इसका वो है फॉन्ट वेट जो है वो उसका बोल्ड है। तो तीसरा पैराग्राफ जो है वो शाउट है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेड हो चुका है। सबसे आखिरी वाला जो है पैराग्राफ वो रेड हो चुका है। सेकंड वन वाला देखें पैराग्राफ, सेकंड जो पैराग्राफ है उसकी क्लास का एट्रीब्यूट है स्पेशल, ये वाला, तो ये स्पेशल हो गया। थर्ड देखिए, सॉरी ये जो सेकंड पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ तो स्पेशल है, दूसरा है स्पेशल स्पेस शाउट। इसका मतलब ये है कि ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर हमने दो क्लासेस साइमल्टेनियसली अप्लाई करवाई हैं। पहले हमने स्पेशल और उसके बाद हमने शाउट। तो ये स्पेशल भी है, बैकग्राउंड कलर इसका येलो भी है और इसका फोरग्राउंड कलर रेड है। फोरग्राउंड कलर आ रहा है इसका शाउट क्लास है, ओके, और बैकग्राउंड कलर आ रहा है इसका स्पेशल क्लास है। तो आप एक टैग को एक से ज़्यादा क्लासेस लगा सकते हैं। और H2 देखें उसकी क्लास शाउट है लेकिन वो रेड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने CSS के अंदर लिखा हुआ है पी डॉट शाउट, यानी वो वाले टैग्स जिनकी क्लास शाउट है लेकिन सिर्फ पैराग्राफ्स, उनके अलावा दूसरे नहीं। तो इस तरह से आप जो है वो CSS के अंदर रीयूजेबल क्लासेस बना सकते हैं स्टाइल्स की, और उन क्लासेस को फिर आप अप्लाई करवा सकते हो अपने डिफरेंट सेलेक्टर्स के ऊपर। तो अगर आपको एक टैग लेना है तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ। अगर आपको एक टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो आईडी का एट्रीब्यूट सेट करें और हैशटैग के साथ, और अगर आपको एक से ज़्यादा टैग्स को सिलेक्ट करवाना है तो उनकी क्लास का एट्रीब्यूट सेट कर दें स्पेशल, और उन क्लासेस को डॉट के साइन के साथ एज ए सिलेक्टर CSS के अंदर लिख लें, और तो फिर आप रीयूजेबल कोड क्रिएट कर सकते हो CSS का, ओके। अब इसके अलावा कुछ होती हैं हमारे पास सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस वो क्लासेस हैं जो कि आपके कोड के ऊपर अप्लाई होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आपको लिखना नहीं पड़ता कि क्लास इज इक्वल टू एक्टिव है, क्लास इज इक्वल टू विजिटेड है। लाइक हाइपरलिंक, आपका हाइपरलिंक जो है वो आपके पेज के ऊपर डिफरेंट लाइफ साइकिल से गुजरता है। वो विजिटेड हो सकता है, वो होवर हो सकता है कि माउस उसके ऊपर गया है, वो लिंक हो सकता है, ओके। तो एक वाला लिंक कलर कुछ और है, रेड है, और ग्रीन कलर है विजिटेड का। तो ये क्लासेस जो सूडो क्लासेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड हैं
उनको फिर हम ए कोलन लिंक, ए कोलन विजिटेड, ए कोलन विजिटेड तब अप्लाई होगी जब वो विजिट हो चुका है लिंक आपका, और ए कोलन होवर तब अप्लाई होगी जब आप माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे किसी टैग के ऊपर, हाइपरलिंक के ऊपर, जिसके आपने ये वाला कलर दिया हुआ है, माउस ओवर लिंक है। तो इसी तरह हमारे पास एक एक्टिव की सूडो क्लास है, एक्टिवेटेड और सिलेक्टेड एलिमेंट अगर है तब फोकस, अगर उसके ऊपर फोकस किया हुआ है, कीबोर्ड का फोकस है। ये जो सूडो क्लासेस हैं ये ऑलमोस्ट हर टैग के साथ अप्लाई हो सकती हैं। कोलन होवर कि आपने होवर की सूडो क्लास अगर लगाई हुई है तो उस टैग के ऊपर जब माउस जाएगा तो तब वो क्लास एक्टिवेट होगी आपकी, और अगर आपने उसकी स्टाइलिंग लिखी हुई है तो वो तब वो क्लास एक्टिवेट होगी। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट लेटर को कैप्चर करना है तो उसकी सूडो क्लास है फर्स्ट डैश लेटर। फर्स्ट लाइन को एक्टिवेट करना है तो फर्स्ट डैश लाइन। फर्स्ट चाइल्ड को आपने कैप्चर करना है तो फर्स्ट डैश चाइल्ड की क्लास आ जाएगी। तो सूडो क्लासेस भी क्लासेस ही हैं आपकी, लेकिन वो एक्सप्लिसिटली HTML में देनी नहीं पड़ती, और उसकी जो स्टाइलिंग है वो आप कोलन लिख के उसको, जिस तरह ये येलो बॉक्स के अंदर हमने CSS लिखी हुई है, तो इस CSS को आप अप्लाई करवा सकते हो ऑन सूडो क्लासेस। तो सूडो क्लासेस जो है वो हमारी ये होती हैं। पेज सेक्शंस, जब आप पूरे पेज को मॉडल कर रहे हो, उसका लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपको कुछ सेक्शंस को पकड़ना पड़ता है अलग से। ओके, कि फॉर एग्जांपल आप कहना ये चाह रहे होते हो कि ये जो 10 टैग्स हैं, इन 10 टैग्स को ने राइट पे जाना है, इन 10 टैग्स ने लेफ़्ट पे जाना है, इन्होंने बॉटम पे जाना है, इनका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, इनका फोरग्राउंड कलर ये होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए हमारे पास दो बड़े स्पेशल किस्म के टैग्स हैं, और ये बेतहाशा यूज़ होते हैं। एक टैग का नाम है डिव और एक टैग का नाम है स्पैन। डिव जो है ये ब्लॉक टैग है, और स्पैन जो है वो इनलाइन टैग है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स। लेकिन ये जो दोनों टैग्स हैं ये एक्चुअली कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, ये सिर्फ ग्रुपिंग के लिए यूटिलाइज होते हैं। ओके, जैसे ये डिव का एक टैग मैंने लिखा है और इसकी क्लास है शाउट, तो उस डिव के अंदर 3 और पैराग्राफ्स हैं, H2 पैराग्राफ और पैराग्राफ, 3 और टैग्स हैं, H2 पैराग्राफ और पैराग्राफ। तो अगर आपने इस डिव को कोई क्लास दे दी, लाइक इस डिव को हमने शाउट कर दिया जिसका फोरग्राउंड कलर रेड है, तो क्या होगा, उस टैग के अंदर जितने भी डिफरेंट आ रहे हैं आपके टैग्स हैं डिव के टैग के अंदर, तो उन सब के ऊपर वो क्लास अप्लाई हो जाएगी जाके। तो एक्चुअली जो डिव है इट्स लाइक ए कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर जो है वो आप जितने मर्जी टैग्स ऐडअप करते जाएं, तो उस डिव को जो स्टाइल आप देंगे तो उन टैग्स के ऊपर भी वही वाला स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जो इनहेरिट होते हैं, पेरेंट्स से आते हैं आपके चाइल्ड के पास। अब स्पैन अगर आपने कोई इनलाइन काम करना है तो उसके लिए हम स्पैन यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह ये स्पेक्टेकुलर जो वर्ड है उसके अराउंड हमने स्पैन का टैग यूज़ किया, उसकी हमने कोई क्लास दे दिया, तो स्पैन ने एक्चुअली खुद कुछ नहीं करना, लेकिन वो अपने अंदर आने वाले जो कंटेंट है उसके ऊपर स्पेशल क्लास के जो इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई करवा देगा। तो यहाँ पे 2 स्पैन्स हमने यूज़ किए हुए हैं, एक का नाम है स्पेशल और एक का नाम है शाउट। तो स्पैन जो है वो इनलाइन टैग है, और जो आपका डिव है वो आपका एक ब्लॉक टैग है। तो ये 2 टैग्स यूज़ होंगे आपके एज ए कंटेनर जो ग्रुप करेंगे डिफरेंट टैग्स को आपस में। एंड देन हमारे पास सिलेक्टर्स की को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होती है, वो है कि आपने फॉर एग्जांपल ये अगर हम अनऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल लें यहाँ पे, तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम है और लिस्ट आइटम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग का टैग है, और एक पैराग्राफ के अंदर भी स्ट्रॉन्ग है। व्हाट इफ यू ओनली वांट टू सेलेक्ट दिस स्ट्रॉन्ग टैग, ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, li स्पेस स्ट्रॉन्ग, यानी ये वाला टैग अप्लाई होगा स्ट्रॉन्ग का उस टैग के ऊपर जो कि लिस्ट आइटम के अंदर है। अच्छा, और वो अंदर कितना है, क्या वो इमीडिएट उसका चाइल्ड है या चिल्ड्रन के चिल्ड्रन है, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि सिर्फ इमीडिएट चिल्ड्रन के ऊपर अप्लाई करवाना है तो फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा आपको। तो अगर आपने
सिलेक्टर सेलेक्ट करना है एक पेरेंट के अगेंस्ट, कि आपने एक पेरेंट पहले सेलेक्ट कर लिया और उस पेरेंट के आगे चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है, तो अगर इमीडिएट चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है तो ग्रेटर देन का साइन, और अगर आप डेप्थ को नहीं देखना चाह रहे कि वो चाइल्ड का चाइल्ड है या चाइल्ड का चाइल्ड है या डायरेक्ट चाइल्ड है, तो फिर आप स्पेस देंगे जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है। अब ये जो अंडरलाइन किया हुआ है स्ट्रॉन्ग को टेक्स्ट डैश डेकोरेशन के साथ, ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये अंडरलाइन किया हुआ है हमने सिर्फ उस स्ट्रॉन्ग को, यानी ये वाला जो बेस्ट है सिर्फ उस स्ट्रॉन्ग को जो लिस्ट आइटम के अंदर आ रहा है। इसी तरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेलेक्टर्स भी लिखे जा सकते हैं। पहले इस HTML को देखते हैं। एक डिव है जिसका ID AD है और उस डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के पैरेलल में एक अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम है, दो लिस्ट आइटम्स हैं। पहले वाला जो लिस्ट आइटम है उसकी क्लास इंपॉर्टेंट है और उस इंपॉर्टेंट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इस दूसरे लिस्ट आइटम के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग है और एक स्ट्रॉन्ग जो है वो पैराग्राफ के अंदर भी है। तो अगर आपने सिलेक्टर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है #ID स्पेस li.important स्पेस स्ट्रॉन्ग, तो दिस मीन्स वो वाला स्ट्रॉन्ग, इसको राइट से हम रीड करना शुरू करते हैं, वो वाला स्ट्रॉन्ग का टैग जो किसी ऐसे लिस्ट आइटम के अंदर है जिसकी क्लास इंपॉर्टेंट है और वो लिस्ट आइटम किसी ऐसे टैग के अंदर है जिसके ID का एट्रीब्यूट AD है, #AD, सिर्फ उस स्ट्रॉन्ग के ऊपर अप्लाई होगा। यानी सिर्फ ये जो बेस्ट लिखा हुआ है इस बेस्ट के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। तो इसको लेफ्ट से भी रीड किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो वाला टैग जिसके ID का एट्रीब्यूट AD है उसके अंदर आने वाला लिस्ट आइटम्स, लेकिन वो लिस्ट आइटम जिसकी क्लास इंपॉर्टेंट है उसके अंदर आने वाला स्ट्रॉन्ग, और उसको अगर आपको सिलेक्ट करना है तो फिर आपको ये वाला कॉम्प्लिकेटेड जो सिलेक्टर है ये लिखना पड़ेगा। तो #AD अगर फॉर एग्जांपल इसको भी साथ में सिलेक्ट करना होगा तो हमें #AD के अंदर आने वाला UL जो है उसके अंदर आने वाला स्ट्रॉन्ग लिखा जा सकता है। और अगर आपको सबको सिलेक्ट करना है तो #AD ID का एट्रीब्यूट जिसका AD हो उसके अंदर आने वाला स्ट्रॉन्ग। तो कॉम्प्लिकेटेड भी लिखे जा सकते हैं, बट माई एडवाइस इज़ दैट कि HTML भी जो कि आपने लिखनी है, CSS भी आपने लिखनी है, तो आप HTML को ही उस तरह से लिखें कि आपको स्टाइलिंग के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल्स जो हैं वो ना लिखने पड़े। तो इतनी ज़्यादा डेप्थ के अंदर जो स्टाइल्स हैं वो नॉर्मली हमें नहीं लिखने पड़ते। प्रोफेशनल जो लेआउट्स हैं उनके अंदर इतने, उनकी CSS अगर आप रीड करें तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल्स जो हैं उसके अंदर नहीं होते हैं। तो अब ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि कौन सी स्टाइल शीट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। स्पेसिफिसिटी ऑफ सिलेक्टर होता है, एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा अप्लाई हो रहा है और कौन सा नहीं अप्लाई हो रहा। लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं चाहेंगे। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, जो आपको नज़र आ रहा है सिर्फ वही आपने अप्लाई करवाना है, वही ठीक है। ओके, अब अगर हम लेआउट की एग्जांपल लें, बॉक्स मॉडल की अगर हम एग्जांपल लें तो जो CSS का बॉक्स मॉडल है वो उसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो जो आपका बॉक्स मॉडल है, इस बॉक्स मॉडल के लिए को अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि जो भी टैग आपका रेंडर होने के लिए जाता है आपके HTML के पेज के अंदर, तो HTML का जो ब्राउज़र का जो इंटरप्रेटर है वो आपके टैग को कोई स्पेस प्रोवाइड करता है। दिस स्पेस इज़ लाइक ए प्लॉट, जिस प्लॉट के ऊपर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने घर की। और अगर आपने उस टैग के अंदर कुछ कंटेंट होगा, उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई इमेज है, कोई और चीज़ है उस टैग के अंदर है, तो आपको आपका जो HTML है वो एक स्पेस प्रोवाइड करेगा टैग को, क्या तुमने इस जगह के ऊपर जाके अपने आप को रेंडर करवाना है। तो वो जो कंटेंट है अगर आपका जुड़ा हुआ है बिल्कुल आपके बॉर्डर के ऊपर, आप जो आपको स्पेस मिली हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पैडिंग भी 0 है और आपका मार्जिन भी 0 है। अब हम मार्जिन किसको कहते हैं और पैडिंग किसको कहते हैं? लेट्स सपोज कि हमें जो प्लॉट मिला है वो ये डॉटेड लाइन है, ये वाली डॉटेड लाइन है। ओके, इसके अंदर हमारे टैग ने रेंडर होना है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा टैग का और हमारा जो कंटेंट है वो ये है, और अगर हम बैकग्राउंड दें तो वो इस लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है।
अगर हम पैडिंग मार्जिन दे दें तो ये तीनों लाइंस इक्वल आ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, कंटेंट आपका बिल्कुल उस डॉटेड लाइन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने टैग के अराउंड राइट पे, लेफ्ट पे, टॉप पे या बॉटम पे एक स्पेस वॉलंटियरली लेना चाह रहे हो, छोड़ना चाह रहे हो स्पेस क्रिएट करने के लिए, तो फिर आपको मार्जिन देना है। तो जो आपका जो प्लॉट एलोकेट हुआ है उससे जितना अंदर आप अपने टैग को खींचना चाह रहे हैं उसको हम कहते हैं मार्जिन। इसको कोडिंग के साथ इसकी जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, या उससे अगले लेक्चर के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मार्जिन अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बैकग्राउंड भी साथ में हटेगा, बैकग्राउंड यहाँ पे इस एरिया के अंदर नहीं आएगा, बॉर्डर भी इस एरिया के अंदर नहीं आएगा। ओके, और अगर आप ये चाह रहे हो कि आपने वॉल्स क्रिएट कर दी अपने, यानी आपको बॉर्डर क्रिएट कर दिया, अगर आप ये चाह रहे हो कि आपका कंटेंट इस बॉर्डर से भी कुछ स्पेस के बाद जाके स्टार्ट हो, उसको हम कहते हैं पैडिंग। तो आउटर स्पेस जो है वो कहलाएगी मार्जिन। आउटर स्पेस से मुराद ये है कि आप उस स्पेस के अंदर अगर आपने मार्जिन दिया हुआ है, टॉप का अलग से, बॉटम का, राइट का लेफ्ट से अगर इकट्ठा दिया हुआ है तब भी, और अगर आप लोगों ने उसको थोड़ा अलग अलग से हैंडल किया हुआ है, लाइक राइट को अलग से पैडिंग दी हुई है, मार्जिन दिया हुआ है सॉरी, और लेफ़्ट को अलग से दिया हुआ है, तो उनके लिए भी उसको हम कहेंगे मार्जिन। तो जो स्पेस वॉलंटियरली छोड़ी हुई है, आपका जो बॉर्डर है वो थोड़ा अंदर वाली साइड पे आएगा, उसको हम कहेंगे कि ये है मार्जिन। अगर बॉर्डर से कंटेंट को अंदर करना है उसे हम कहेंगे पैडिंग। तो आपके टैग की एक्चुअल विड्थ क्या होगी? आपके कंटेंट की विड्थ प्लस राइट लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट लेफ्ट मार्जिन। और आपका हाइट क्या होगी? आपके कंटेंट की हाइट प्लस टॉप लेफ्ट में पैडिंग, सॉरी टॉप बॉटम पैडिंग प्लस टॉप बॉटम मार्जिन। तो आपका एक्चुअल जो टैग है इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल, CSS का बॉक्स मॉडल। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे जाके। तो डॉक्यूमेंट फ्लो आपका कुछ इस तरह से होता है कि आपकी हेडिंग्स हैं, ब्लॉक टैग्स अगर आ रहे हैं, पहला ब्लॉक टैग, दूसरा ब्लॉक टैग, तीसरा ब्लॉक टैग, चौथा, पांचवा, छठा, ये नॉर्मल हमारा फ्लो है। ब्लॉक टैग के अंदर कुछ इनलाइन टैग्स आ सकते हैं, लाइक इसमें सिर्फ टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट है H2 का, इसमें पैराग्राफ के अंदर एक EM का टैग आ रहा है और एक हाइपरलिंक आ रहा है। तो EM और हाइपरलिंक जो है आपके वो हैं इनलाइन टैग्स। तो ये लार्जर एग्जांपल है डॉक्यूमेंट फ्लो की कि आपका डॉक्यूमेंट फ्लो कैसे कहलाएगा। अब बॉर्डर अगर आपको देना है तो बॉर्डर जो है आपका, वो बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो 3 वैल्यूज़ लेती है आपसे। बॉर्डर की थिकनेस क्या है? 5px है। उसका डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन के अंदर सॉलिड हो सकता है, डॉटेड हो सकता है, डैश्ड हो सकता है, डबल, ग्रोव, इनसेट, आउटसेट, रिज, सॉलिड, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो 5px उसकी विड्थ है, ये उसका स्टाइल है, आगे उसका कलर आ रहा है। कलर आप किसी भी कॉम्बो में दे सकते हैं, फेमस कलर्स दे दें, RGB की फॉर्मेट में दे दें, हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट में दे दें। थिकनेस जो है वो पॉइंट्स में दी जा सकती है, PT में दी जा सकती है, EM में दी जा सकती है। EM अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ है। या वैसे आप थिन, मीडियम और थिक लिख सकते हो कि आपकी जो थिकनेस है बॉर्डर की वो कितनी आएगी, वो थिन है, थिक है या मीडियम है, पॉइंट्स में वैल्यूज़ देनी है या EM के अंदर वैल्यूज़ देनी है, वो वैल्यूज़ आपने कैसे दे दी है। आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी इकट्ठी दे सकते हो। आप बॉर्डर के अलग अलग अगर कलर अलग देना चाह रहे हैं तो बॉर्डर डैश कलर, विड्थ है तो बॉर्डर डैश विड्थ, स्टाइल है तो बॉर्डर डैश स्टाइल, लेफ्ट वाले बॉर्डर को पकड़ना है तो बॉर्डर डैश लेफ्ट, राइट वाले को पकड़ना है तो बॉर्डर डैश टॉप। इसी तरह बॉर्डर डैश बॉटम डैश कलर का मतलब ये है कि बॉटम वाले बॉर्डर का कलर चेंज करना है आपने। बॉर्डर डैश राइट डैश स्टाइल का मतलब ये है कि राइट वाले बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली भी पकड़ सकते हो बॉर्डर्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को भी इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हो। जिस तरह ये एक एग्जांपल है, इसमें H2 का बॉर्डर डैश लेफ्ट जो है वो थिक डॉटेड और उसको हमने कलर दिया हुआ है पिंक सा, तो ये वाला कलर आ गया। बॉर्डर डैश बॉटम का कलर अलग से हैंडल किया हुआ है और बॉटम का स्टाइल जो है वो अलग से हैंडल किया हुआ है। इसका कलर और स्टाइल दोनों को हमने अलग से हैंडल किया हुआ है।
तो बॉर्डर को हम इकट्ठा पकड़ सकते हैं और अलग से पकड़ सकते हैं। पैडिंग और मार्जिन की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो ये वाला जो इसकी जो पैडिंग है पैराग्राफ की वो 20 px है। 20 px का मतलब ये है कि ये वाली स्पेस, ये और ये नीचे वाली, ये तीनों 20 पिक्सल्स हैं। और ये कंटेंट चूंकि ब्लॉक है तो इसने फुल विड्थ ऑक्यूपाई करनी है, तो इसका जो राइट वाला एरिया ये खाली है। लेकिन अगर कंटेंट यहाँ तक आ जाता है एंड तक, तो फिर एंड से भी 20 पिक्सल हर साइड से हम ले रहे हैं। तो पैडिंग का मतलब ये है कि बॉर्डर के अंदर कितना अंदर खींच के लेके आना है उसको कंटेंट को, तो वो बॉर्डर के अंदर हम कंटेंट को खींच के ला रहे हैं। इसी तरह ये जो पैडिंग H2 की पैडिंग है वो हमने 0 px कर दी है, तो ये बिल्कुल लेफ्ट पे चला गया। ये जो टी के नीचे स्पेस आ रही है, ये स्पेस आ रही है लाइन हाइट की वजह से, क्योंकि जी का जो बॉटम है वो लाइन के ऊपर है। इसी तरह ऊपर वाला जो है स्पेस आ रही है वो भी लाइन हाइट की वजह से आ रही है। तो H2 का पैडिंग 0 है और पैराग्राफ्स का पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पैडिंग डैश लेफ्ट। आप इंडिविजुअल साइड्स की पैडिंग चेंज कर सकते हो। लाइक इस एग्जांपल के अंदर लेफ्ट पैडिंग 200 पिक्सल है, टॉप बॉर्डर पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल दी हुई है हमने। उतना कंटेंट अपने बैकग्राउंड के साथ बैकग्राउंड में ही रहेगा और कंटेंट उतना नीचे आ जाएगा। मार्जिन क्या होगा कि मार्जिन का मैंने आपको बताया था आउटर स्पेस है। ओके, आउटर स्पेस से मुराद ये है कि वो वाली स्पेस जिसके ऊपर बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा और बीच में स्पेस वॉलंटियरली हम छोड़ देंगे। तो 50 px का मतलब ये है कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये नीचे बॉटम पे, लेफ्ट पे, टॉप पे 50 px की स्पेस रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है। तो ये जो स्पेस होगी जो दो पैराग्राफ्स के अंदर है ये 100 px की होगी, क्योंकि ऊपर वाला जो है आपका पैराग्राफ वो भी 50 पिक्सल छोड़ रहा है और नीचे वाला पैराग्राफ भी 50 पिक्सल छोड़ रहा है। ओके, और हम वैल्यूज EM के अंदर दे सकते हैं। 8 EM का मतलब ये, 1 EM का मतलब ये है कि आपने अगर आपका जो करंटली जो साइज चल रहा है वो 1 EM है, उस 1 EM से कितना बड़ा करना है। 8 EM का मतलब उसके 8 साइजेस लेने हैं आपने, उसको 8 टाइम्स लेना है। 0.5 EM का मतलब ये है कि जो करंट साइज चल रहा है उसका हाफ साइज लेना है आपने। तो 8 EM जो है वो आपका जो ब्राउज़र है वो असाइन करता है हमें कि इस वक्त EM की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या चल रही है। तो वो अगर आप EM यूज़ करेंगे तो हमारा पेज ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा एज़ कम्पेयर टू PT या PX के। तो EMs के अंदर भी वैल्यूज़ दी जा सकती हैं। फिर डायमेंशंस दी जा सकती हैं। विड्थ इसकी ब्लॉक टैग की विड्थ 350 px है, नीचे वाली H2 की 50% है, बट इट डजेंट मीन कि राइट साइड पे कोई चीज़ आ सकती है, स्टिल ये ब्लॉक टैग है, लेकिन हम उसकी विड्थ जो है वो कन्फाइन कर सकते हैं। अगर पैरेलल में लेके आना है तो उसके लिए मैं पूरा एक लेक्चर लूँगा, एक पूरी वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम डिव बेस्ड डिज़ाइंस लेआउट जो है वो डिज़ाइन करेंगे, फ्लोटिंग और इस टाइप की चीज़ें यूज़ करके, टेबल बेस्ड नहीं, डिव बेस्ड। ओके, तो ये था आपका आज का सेशन जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं। एक तो हमने ये देखा है आईडी का एट्रीब्यूट क्या करता है, क्लास का एट्रीब्यूट क्या करता है, डिफरेंट क्लासेस को कैसे हमने हैंडल करना है, सूडो क्लासेस क्या होती हैं, सेक्शन डिव क्या होता है, स्पैन क्या होता है, नेस्टेड सेलेक्टर कैसे लिख सकते हैं आप, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स उसकी। फिर हमने देखा है कि लेआउट के अंदर पैडिंग मार्जिन क्या चीज़ है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, नॉर्मल फ्लो क्या है, बॉर्डर कैसे देना है, इंडिविजुअल बॉर्डर्स को प्रॉपर्टीज़ को कैसे हैंडल करना है, अब पैडिंग और मार्जिन, ये चीज़ें हमने देखी हैं आज। थ्योरेटिकली हमने इनको देखा है, प्रैक्टिकली अभी हमने इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। उसके साथ साथ हमें 3-4 और प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट आप अपने पेज का डिव बेस्ड लेआउट डिज़ाइन जो है वो करने के काबिल हो जाएंगे। होपफुली आप इसको रिविजिट करेंगे वीडियो को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। स्लाइड्स जो हैं वो usmanlive.com के ऊपर पड़ी हुई हैं। कोड इस वीडियो के साथ नहीं है, कोड बाकी वीडियोस के साथ है। इसका मैं कोड जो है वो एम्प्टी छोड़ दूंगा।